हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल इंजीनियर्स पाथ एकेडमी में। मेरा नाम है अरविंद चौहान। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हम पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट होंगे। यहाँ पे मैं आपको हर क्वेश्चन का एक कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, जिसमें हर क्वेश्चन में आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, बिकॉज लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर किया था। इसमें आपने बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज ओरिजिनेटेड। तो दोस्तों आपने बताना है, जो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम था दोस्तों, ये कहां पे ओरिजिनेट हुआ था। ये हुआ था यूएसए में। मतलब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये हमने बोरो किया है। ये सबसे पहले था यूएसए में। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है रिव्यू करना किसी भी जजमेंट को। लेट सपोज हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, तो इससे ऊपर का कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू करेगा। तो ये वाला प्रावधान हमने कहां पे लिया, कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। यहां पे हम बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने यूएसए से बोरो किए हैं, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है वो एक लिखित संविधान है, जो कि हमने यूएसए से कॉपी किया है। बात करें एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट एंड हिज बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है होल कंट्री या फिर पूरा इंडिया। आपको पता है नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। एंड अगर बात करें पीएम की, तो पीएम होते हैं रियल हेड। तो नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है, ये हमने लिया है यूएसए से। और प्रेसिडेंट ही आपको पता है आर्म फोर्सेस के कमांडर होते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है प्रेसिडेंट को पद से हटाना, उन पे महाभियोग चलाना। इम्पीचमेंट का मतलब है उनको पद से हटाना, उन पे महाभियोग चलाना। और ये लिखा है आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 में। आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो ये वाला भी स्टेटमेंट हमने यूएसए से बोरो किया है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या है। देखिए वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये तो सभी जानते हैं। बट एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है वे उसके मेंबर नहीं है, राज्यसभा के मेंबर नहीं है, फिर भी उसके चेयरमैन, फिर भी उसका ऑफिस होल्ड करते हैं, जबकि वे उसके सदस्य नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो आप पढ़ते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है। सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोविजन ऑफ स्टेट, ये भी हमने यूएसए से बोरो किए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशरी क्या होगी दोस्तों, इंडिपेंडेंस होगी, स्वतंत्र होगी, ये भी हमने लिया है यूएसए से। एंड प्रीएम्बल, प्रीएम्बल क्या होता है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इसकी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज होता है, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी होता है। जैसे कि आपने बुक में देखा होगा, बुक में फर्स्ट पेज होता है और उसमें लिखा होता है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे, इस चैप्टर में क्या क्या कंटेन होगा, ये सभी चीजें उसमें लिखी होती है। सेम वैसा ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज में लिखा होता है, जो कि है प्रीएम्बल। बात करें रिमूवल ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जजेस, इसका कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से लिया है। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आपने देखा होगा भाई, एक के पास सारी पावर नहीं होती है,
सेंट्रल के पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू स्टेट, बट पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को बोलते हैं फेडरल सिस्टम। इसका कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है। अब यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट फंडामेंटल राइट्स में डाउट करते हैं कि फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिया है, बट सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ये हमने यूएसए से बोरो नहीं किया, इसको किया है दोस्तों जर्मनी से बोरो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज बोरोड बाय जर्मनी। और इसको याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है, देखिए फंडामेंटल राइट हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ये हमको जीने का अधिकार देते हैं, बोलने का अधिकार देते हैं, कहीं पे जाके बसने का अधिकार देते हैं, मतलब ये आपको आजाद बना देते हैं, आपको फ्रीडम देते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी है? यूएसए है। और यूएसए में आप देखेंगे लाइफ का लेवल बहुत अच्छा है, लाइफ का लेवल बहुत अच्छा है, तो आप समझ सकते हैं वहां की सरकार उनके राइट्स का कितना ख्याल रखती है, कितना उनको टेक केयर करती है। तो यूएसए फंडामेंटल राइट हो जाएगा। और आपने देखा होगा जर्मनी वर्ल्ड वॉर टू में दोस्तों सबसे ज्यादा एम्बेरसमेंट किया था उनके सिटीजन्स और उनके सभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे। तो इसलिए सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये हम जर्मनी से रिलेट करेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो दोस्तों प्लानिंग कमीशन डिस्ट्रिक्ट का भी होता है, तो डिस्ट्रिक्ट का जो प्लानिंग कमीशन होता है उससे रिलेटेड आपने आर्टिकल बताना है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 243 ZD 243 ZD। एंड दोस्तों प्लानिंग कमीशन क्या करता है? प्लानिंग कमीशन यहाँ पे देखिए प्रिपेयर द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाता है दोस्तों फॉर द मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द पंचायत एंड म्युनिसिपलिटीज। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन है ये डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाएगा, और इसमें कौन सा इंटरेस्ट होगा? इसमें पंचायत एंड म्युनिसिपलिटीज के बीच में जो इंटरेस्ट होंगे उसके ऊपर डेवलपमेंट का प्लान बनाया जाएगा, जो कि बनाता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, और ये होगा आर्टिकल 243 ZD में। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे विच काइंड ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन फॉर्मिंग ए न्यू स्टेट। देखिए दोस्तों न्यू स्टेट बनाना है, न्यू स्टेट बनाना है तो इसके लिए संविधान में हम संशोधन करते हैं, संविधान को हम अमेंड करते हैं, और इसको अमेंड करने के लिए जो मेजॉरिटी लगती है उसको आपने बताना है। तो याद रखना है न्यू स्टेट का बनाना है तो सिंपल मेजॉरिटी से ये बन जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी से ये बन जाएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे कितने टाइप की मेजॉरिटी होती है। तो यहाँ पे हम सिंपल मेजॉरिटी को देखेंगे। तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है दिस रेफर टू द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। लेट्स सपोज हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउस का स्ट्रेंथ है 500। लेट्स सपोज हमने मान लिया 500 मेंबर हैं, उसका टोटल स्ट्रेंथ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता, टोटल स्ट्रेंथ 500 है, एंड उसमें किसी टाइम सिर्फ 200 मेंबर ही प्रेजेंट हैं। तो हम इस 200 मेंबर का 50% लेंगे, मतलब 100 मेंबर की वोटिंग होगी उस बिल पर दोस्तों, तब जाके उसको पास किया जाएगा, मतलब तब जाके अमेंड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी चीज में सिंपल मेजॉरिटी लगती है, जैसे कि आपने मनी बिल या फाइनेंशियल बिल या फिर ऑर्डिनरी बिल को पास करना है, तो दोस्तों आपको सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टू पास एडजर्नमेंट मोशन का मतलब होता है is introduced in the parliament to draw the attention of the house
टू डिफाइन द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस, मतलब पब्लिक का जो अर्जेंट इंपोर्टेंस होता है उस मैटर में ये एक मोशन निकालते हैं जिसको बोलते हैं एडजोर्नमेंट मोशन। तो अगर आपने एडजोर्नमेंट मोशन निकालना है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है, तो इसमें सिंपल मेजोरिटी के लिए, मतलब सिंपल मेजोरिटी से ये हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसमें भी सिंपल मेजोरिटी लगती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है तो भी सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा, और स्टेट इमरजेंसी में भी सिंपल मेजोरिटी लगती है, जबकि जो आपका नेशनल इमरजेंसी होती है आर्टिकल 352 के तहत, उसमें दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है 2/3 की, याद रखना है। एंड अगर आपने स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को इलेक्ट करना है तो भी सिंपल मेजोरिटी लगेगी। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इन सभी में सिंपल मेजोरिटी लगती है और बार बार इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब है जितनी भी टोटल मेंबरशिप है हाउस की उसका मोर देन 50%, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब आगे बात करेंगे स्पेशल मेजोरिटी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है दिस रेफर टू द मेजोरिटी 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने मेंबर प्रेजेंट है उसका 2/3, अगर ये प्रेजेंट है और ये वोटिंग करते हैं तो दोस्तों ये जो भी बिल पे वोटिंग करेंगे वो पास हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से कामों में ये स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही बताऊंगा क्योंकि सभी चीजें यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। रिमूविंग ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर आपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो इसके लिए सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वहां पे उससे काम नहीं चलेगा, स्पेशल मेजोरिटी लगानी पड़ेगी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान इसको अगर आपने लागू करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड रिमूविंग ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें भी दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आगे चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। विच ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू टेक पार्ट इन प्रीसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज नॉट ए मेंबर। देखिए दोस्तों, जो हमारा पार्लियामेंट होता है उसके दो सदन होते हैं, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस, मतलब राज्यसभा। अब यहाँ पे देखिए इनकी मीटिंग होती है, तो मीटिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, इनका सभी का प्रावधान दिया है, सभी के प्रोविजंस दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये किसी भी सदन का पार्ट नहीं है, फिर भी दोस्तों ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मीटिंग में जा सकते हैं दोस्तों, याद रखना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब चलिए इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को देखते हैं। द अटॉर्नी जनरल हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए अटॉर्नी जनरल, जो हमारे इंडिया के अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनको सभी कोर्ट में जाने का अधिकार है, वहां पे दोस्तों वकालत करने का अधिकार है। फर्दर, और किसके लिए, ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो भी इंटरेस्ट होता है उसके लिए काम करते हैं। He has the right to speak and take part in the proceeding of both the House of Parliament और their joint sitting। तो देखिए अलग अलग भी सिटिंग होती है, मीटिंग होती है, और जॉइंट सिटिंग भी होती है, तो दोनों में ये जा सकते हैं, बोल सकते हैं, बट वहां पे वोटिंग नहीं करेंगे। देखिए बोलने का अधिकार है, जाने का अधिकार है, मतलब उसको ज्वाइन करने का अधिकार है, तो किसी भी मुद्दे पे बोल सकते हैं बट वोटिंग नहीं करेंगे। अगर कोई बिल पास होना है तो उस पर वोटिंग नहीं करेंगे, इनकी वोट कंसीडर नहीं की जाएगी, बट विदाउट ए राइट टू वोट। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट अटॉर्नी जनरल। तो ये है आर्टिकल 76 से रिलेटेड, और इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और इनको रिमूव भी प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। अब बात करें आर्टिकल 165, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे इंडिया का
अटॉर्नी जनरल होता है, सेम वैसे ही एडवोकेट जनरल होता है स्टेट के लिए, सभी काम सिमिलर होते हैं। ये देखिए इंडिया के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये हमारे गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के लिए बात करते हैं, उनके लिए कोर्ट में वकालत करते हैं, जबकि सेम एडवोकेट जनरल अंडर द आर्टिकल 165 इनका भी सेम फंक्शन होता है जैसा कि अटॉर्नी जनरल का, बट ये स्टेट के लिए होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए होते हैं। और इनको अपॉइंट कौन करते हैं, देखिए अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट करते हैं, तो सेम प्रेसिडेंट जैसा ही पोस्ट होता है स्टेट में गवर्नर का, तो इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, याद रखना है। देन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। Who was the first woman to be nominated as the member of राज्यसभा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपने बताना है पहली महिला का नाम जिनको नॉमिनेट किया गया था मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए, तो ये हो जाएंगी रुक्मणी देवी अरुणदले, रुक्मणी देवी अरुणदले। और दोस्तों याद रखना है इनको पद्म भूषण दिया गया था 1956 में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन राइट अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो ह्यूमन राइट के आपने एग्जाम्पल याद रखने हैं। ह्यूमन राइट में देखिए राइट टू एजुकेशन आ जाएगा, राइट टू फूड आ जाएगा, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, मतलब आपको एजुकेशन पाने का अधिकार है, आपको फूड पाने का अधिकार है, कंपलसरी है, और हर पब्लिक सर्विस में आपको इक्वल राइट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सभी हैं ह्यूमन राइट। एंड ह्यूमन राइट में और क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम फॉर स्लेवरी मतलब गुलामी से आजादी, एंड टॉर्चर, टॉर्चर से आजादी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, ये सभी ह्यूमन राइट्स हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे हु वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपने बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन मेंबर नहीं थे, तो ये थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। फिर हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है, सभी धर्मों को मान्यताएं मिलेगी, सभी धर्मों को हमारे इंडिया में मान्यताएं मिलेगी, किसी एक धर्म के लिए हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे धर्म को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कोई पर्सन है तो पर्सन की एबिलिटी, पर्सन ने कोई क्राइम किया है तो उसके बिहाफ पे उसको पनिशमेंट किया जाएगा, पर्सन की जो एबिलिटी है उसके बिहाफ पे उसको सर्विस मिलेगी, सभी चीजें उसकी एबिलिटी के हिसाब से मिलेगी, ना कि उसके धर्म के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए ये सेक्युलर स्टेट का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा प्रीएम्बल में। अब यहाँ पे देखिए सेक्युलर नेशन मीन्स दैट इक्वल ट्रीटमेंट इज गिवन टू ऑल रिलीजन्स ऑफ द स्टेट, मतलब पूरे भारत में जितने भी रिलीजन हैं सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब सभी के लिए सभी प्रावधान, सभी प्रोविजंस सेम होंगे। The preamble of the Constitution stated that India was a secular nation after 42 amendment of the Constitution in 1976। तो जो सेक्युलर वर्ड है ये 1976 के बाद ऐड हुआ दोस्तों, 1976 में ऐड हुआ और 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रीएम्बल की। तो प्रीएम्बल से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रीएम्बल को अडॉप्ट कब किया गया था, प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26/11/1949 को अडॉप्ट किया था, 26/11/1949 को अडॉप्ट किया था। और प्रीएम्बल फर्स्ट पेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये समरी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहचान पत्र है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहचान पत्र है। आप इसको देख के बता सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं। तो ये वर्ड बोला था N.A. पालखीवाला ने, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
यानी पालकी वाला ने। अब बात करें सोर्स ऑफ पावर ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल को पावर कहां से मिलती है? तो ये मिलती है पीपल ऑफ इंडिया से, भारत के लोगों से इसको पावर मिलती है। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन लाए थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। कब लाए थे? 13 दिसंबर 1946 को, और उसके ब्याह पे ही प्रियम्बल की स्थापना की गई। प्रियम्बल का नाम आया दोस्तों। याद रखना है ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था, और कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग है, इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। द पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द प्रियम्बल। पार्लियामेंट के पास पावर है प्रियम्बल को अमेंड करने के लिए। तभी तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया। तो इसमें मतलब इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, इसको आप अमेंड कर सकते हैं, बट डज नॉट हैज द पावर टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई देखिए, आप प्रियम्बल में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर सकते हैं, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं अमेंड कर सकते हैं। और ये केस था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। याद रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आपको पता है हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब आपको एक ही आइडेंटिटी मिलती है, वो हर जगह वैलिड होती है, और वो बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से। जबकि आपने देखा होगा यूएसए में क्या होता है, यूएसए में स्टेट का अलग आइडेंटिटी कार्ड बनता है और सेंट्रल का अलग बनता है, बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। तो याद रखना है, सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट हमने लिया था इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। कभी कभी ब्रिटेन भी लिखा मिल सकता है, कभी वहां पे आप इंग्लैंड देखने लगे तो ब्रिटेन भी देख लीजिए, दोनों सेम है। अब बात करते हैं जापान से हमने क्या लिया था। जापान से हमने लिया था प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। एंड आयरलैंड से हमने क्या क्या चीजें बोरो की थी? कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जल्द ही इस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड हम आज देखते हैं वो हमने बोरो किया था आयरलैंड से। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वे राज्यसभा में कुछ दोस्तों मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये किस फील्ड से होंगे? ये होंगे आर्ट एंड लिटरेचर से दोस्तों, साहित्य से, इनसे होंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जब हम पढ़ेंगे इसको तब देखेंगे। एंड ये दोस्तों लोकसभा में भी इनके पास पावर है, उसमें भी ये कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। तो ये वाला टर्म हमने लिया था आयरलैंड से। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट देखिए, एक होता है सेंट्रल लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट का मतलब है उसमें वे सभी सब्जेक्ट्स आएंगे, वे सभी विषय आएंगे जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी उन पर काम करने की, उन पर नियम कानून बनाने की। स्टेट लिस्ट वो होती है जिस पर स्टेट की पावर होती है ज्यादा, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर दोनों के पास पावर होती है, बट सबसे ज्यादा होती है सेंट्रल के पास, उनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जाता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। एंड आर्टिकल 108 भी हमने किससे लिया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। अब यहाँ पे आर्टिकल 108 ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, बट हमने यहाँ पे 108 नाम दिया है किसको? जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस। जॉइंट सिटिंग होती है, दोनों की एक साथ सिटिंग होती है, बैठक होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से, और ये है आर्टिकल 108 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये कॉन्सेप्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया। एंड लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, इसको भी दोस्तों जितना मर्जी उतना स्टार्क दे सकते हैं, बिकॉज ये कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर क्या होता है? देखिए, हमारे जो गवर्नमेंट होती है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें तीन चीजें होती है। एक होता है लेजिस्लेचर जो कि लॉज बनाता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव जो कि दोस्तों उनको इन्फोर्स कराता है, एंड एक होता है जुडिशरी जो कि उन नियम कानून पर अब मतलब देख रेख करता है, उन पर दोस्तों अपना कंट्रोल करता है। अगर तुमने कोई गलत चीज बनाई तो आपने कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये तीनों चीजें साथ में मिलकर काम करती है। तो याद रखना है, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर का मतलब है मेकिंग लॉज, मेकिंग लॉज। अब यहाँ पे याद रखना है, पहले हम बिल पास कराते हैं, तब जाके वो एक्ट बनता है। ठीक है, तब जाके वो एक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द सोशल राइट? सोशल राइट बोले या ह्यूमन राइट बोले, सभी की बात कर रहे हैं। बात करें राइट टू वोट, क्या ये सोशल राइट है? राइट टू लाइफ, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। दोस्तों, राइट टू वोट एक सोशल या ह्यूमन राइट नहीं है। अगर आप 17 साल या 18 साल से कम हैं तो आपको ये राइट नहीं मिलेगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि आप हर कंडीशन में इस राइट का उपयोग कर सकते हैं। ह्यूमन राइट का मतलब है आप हर कंडीशन में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि राइट टू लाइफ, किसी भी केस में हो, चाहे वर्स्ट से वर्स्ट केस हो, आपको जीने का अधिकार है। बट क्या राइट टू वोट का अधिकार आपको हर कंडीशन में मिल जाएगा? नहीं दोस्तों, उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीजें की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसलिए दिस इज नॉट ए सोशल राइट, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब यहाँ पे याद रखना है, ये आता है अंडर आर्टिकल 326, आर्टिकल 326। अब यहाँ पे देखिए, सोशल राइट ये सभी हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप बोल सकते हैं, आप सभा कर सकते हैं शांति से, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आपको एजुकेशन पाने का अधिकार है, आपको सोशल सिक्योरिटी का अधिकार है, आपको दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जो भेदभाव होता है उससे स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, आपको फ्रीडम ऑफ थॉट है, सोचने का अधिकार है। ये सभी अधिकार आते हैं सोशल राइट्स में। बात करते हैं दोस्तों, एट प्रेजेंट टाइम हाउ मेनी जोनल काउंसिल आर वर्किंग इन इंडिया? तो आपने बताना है हमारे इंडिया में कितनी जोनल काउंसिल अभी टाइम पर प्रेजेंट है। तो देखिए, इसको आप एक बार रिचेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे इसका आंसर पक्का नहीं है। आई थिंक छह होगा या 4 होगा, इनमें से कोई एक होगा। तो आप देख लीजिए जोनल काउंसिल कितनी है, इसको रीचेक कर लेना है। मैं कल के वीडियो में इसको इंक्लूड कर दूंगा, आप इसको खुद से देख लीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं जोनल काउंसिल की। जोनल काउंसिल का काम क्या होता है? जोनल काउंसिल सबसे पहले ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है, मतलब ये सिर्फ एडवाइज करती है मैटर्स पर, एंड मे डिस्कस एनी मैटर इन विच सम और ऑल ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेड इन दैट काउंसिल। तो दोस्तों, जो स्टेट के मैटर्स होते हैं जो काउंसिल में दोस्तों रिप्रेजेंट किए गए हैं, उन पर डिस्कस करती है जोनल काउंसिल। ठीक है, वो कोई भी इंटरेस्ट आपका हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकता है। द यूनियन होम मिनिस्टर इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ 5 जोनल काउंसिल। याद रखना है, देखिए यहाँ पे इसका आंसर मिल गया है, कितने हैं? 5 जोनल काउंसिल है, 5 जोनल काउंसिल हैं। और उनके हेड कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं? यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। एंड ईच चीफ मिनिस्टर एक्ट एज ए वाइस चेयरमैन। इस जोनल काउंसिल में इसको हेड कौन करेंगे? होम मिनिस्टर हेड करेंगे। और इनके वाइस चेयरमैन कौन होंगे? इनके वाइस चेयरमैन होंगे हमारे सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बाय रोटेशन। मतलब एक साथ तो नहीं हो सकता है, वही एक तो वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, ये रूल हमारे इंडिया में चलता है। सेम वैसे ही एक हेड होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा। तो बारी बारी से सबका नंबर आता है और पीरियड रहता है 1 साल का, पीरियड रहता है सभी चीफ मिनिस्टर का 1 साल का। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन का क्या काम है और कौन सा काम इलेक्शन कमीशन नहीं करता है? तो आपने बताना है कौन सा काम इलेक्शन कमीशन नहीं करता है।
अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल, भाई जो इलेक्शन सिंबल होते हैं उनको यही प्रोवाइड कराते हैं। फिक्सिंग ऑफ इलेक्शन डेट, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। यही दोस्तों शेड्यूल बनाते हैं कि कब इलेक्शन होंगे, कौन सी डेट को कहाँ पे इलेक्शन होगा। कीपिंग दी फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, और इलेक्शन की फेयरनेस मतलब अच्छे से हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, इसका भी ध्यान रखते हैं इलेक्शन कमीशन। ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इलेक्शन कमीशन की है। बट क्या ये कैंडिडेट को भी सिलेक्ट करते हैं इलेक्शन के लिए, नहीं, कैंडिडेट को ये सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ पे याद रखना है इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल है 324, और यहाँ पे पार्ट 15 में इसको इंक्लूड किया है, पार्ट 15 एंड 324। ये बना था 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, और इसको बोलते हैं नेशनल वोटर डे। 25 जनवरी 1950 को ये बना था और उसी दिन को बोलते हैं नेशनल वोटर डे। याद रखना है द इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ये किसी भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम नहीं करती है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इस पर किसी का भी दबाव नहीं होता है। दैट इज कॉमन फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। भैया आपने स्टेट गवर्नमेंट में आपने इलेक्शन देखे होंगे, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन देखे होंगे, सेंट्रल में आपने जैसे लोकसभा का होता है, राज्यसभा का होता है, ऐसे ही स्टेट में भी होता है, बहुत सारे इलेक्शन होते हैं, तो सभी के लिए इलेक्शन कमीशन काम करता है और सेम रहता है, एक ही। बट यहाँ पे देखिए एक चीज आती है, इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, इसको ये कंडक्ट नहीं कराएगा, इसको कंडक्ट कराएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसमें सिर्फ एक मेंबर होता है, जबकि सेंट्रल वाले में 3 मेंबर होते हैं, सेंट्रल वाले में 3 मेंबर होते हैं। और 1989 से पहले ये एक ही मेंबर का हुआ करता था, जबकि अब ये इसके बाद 3 मेंबर का कर दिया गया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और 2 अन्य इलेक्शन कमीशन होते हैं। चीफ का मतलब जो सबसे बड़े होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, अभी फिलहाल में चल रहे हैं 25th इलेक्शन कमीशन, तो इनके चीफ की बात करेंगे, इनके इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। बट इससे पहले 24वें वाले का देख लेते हैं। तो 24वें वाले थे दोस्तों सुनील चंद्रा, एंड 23वें वाले थे सुनील अरोड़ा। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें फर्स्ट लेडी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये थी रमा देवी, वीएस रमा देवी। एंड फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ये थे सुकुमार सेन, ये तो आप जानते ही होंगे। एंड 15 अक्टूबर 1989 तक दोस्तों ये एक ही मेंबर का कमीशन था, बट उसके बाद ये 3 मेंबर का बॉडी हो गया, और जिसमें एक चीफ कमिश्नर और 2 अन्य कमिश्नर। अब यहाँ पे आपकी बात करते हैं प्रेजेंट की, तो यहाँ पे देखिए राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, अनूप चंद्रा पांडे ये इलेक्शन कमीशन, और अरुण गोयल ये भी इलेक्शन कमीशन। याद रखना है, सभी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, देखिए ये रिटायर्ड आईएएस और आईआरएस होते हैं, ये आईएएस और आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके होते हैं। इन्हीं को दोस्तों बनाया जाता है इलेक्शन कमीशन का मेंबर। अब यहाँ पे इनका टेन्योर याद रखना है, टाइम पीरियड कितना होता है, तो 6 साल और 65 साल, जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए। लेट सपोज आप 60 साल की उम्र में बनते हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो 6 साल तो आप पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी पहले ही उम्र हो जाएगी 65 साल, और 65 साल पे आप रिटायर हो जाएंगे। बट ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, टेन्योर इनका कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ये प्रेसिडेंट ने सभी सिस्टम बनाया हुआ है। चलिए बात करते हैं फंक्शंस, मैं आपको समझा चुका हूं, ये फंक्शन आप पढ़ सकते हैं, सभी फंक्शंस मैं आपको बता चुका हूं। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 26 क्वेश्चन, इसमें हमने बहुत सारी चीजें जानी। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं नॉन टेक की,
तो मैंने 120 आवर्स का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें मैंने दोस्तों पॉलिटी से लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर, ये सभी चीजें करा दी हैं। इसके लिए आपने सिर्फ 499 पे करना है और आपको ये कोर्स मिल जाएगा इंजीनियर्स पाथ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप जाएंगे, आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा इजिली। वहां पे जाएंगे, आपने इनरोल कर लेना है और फी है 499। सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, सभी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। 120 आवर्स का कंप्लीट सिलेबस है और इसमें हमने कोई भी चीज स्किप नहीं की है। साथ में हम एमसीक्यू सेशन भी चलाते रहेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके इन नॉन टेक। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं 9568738917। देखिए बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में और बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ। तो आप कोर्स पे जाएंगे, आपको दोस्तों सभी कोर्स मतलब पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा इंजीनियर्स पाथ एकेडमी की एप्लीकेशन पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।